नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में डिटेल्स अपडेट। डिटेल्स अपडेट मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर मैंने बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के शेयर किया था और तब भी मैंने आपको बताया था कि इस बैंक के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो वो ग्रोथ कहाँ से हो सकता है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस तरीके से बातचीत कहा, जरूर इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और हाँ, वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एज ए एजुकेशन पर्पस में, कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ एक बार बातचीत जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, मतलब इस बैंक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो बैंक 35,000 करोड़ की कंपनी है और इसका पी रेशियो 6.7 है और इसका जो वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री पी रेशियो से बहुत कम है। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 2021 में अराउंड 34 और इसका अभी पी रेशियो चल रहा है करीबन 6 पॉइंट समथिंग 6.3 और कंपनी के एवरेज पी रेशियो निकल कर रहा है 11। मतलब कंपनी खुद के पी रेशियो से भी सस्ता है और देखा जाए तो ओवरऑल पी रेशियो से भी सस्ता है। तो यहाँ पे दोनों दिशा से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तीसरी बात तीसरी बात है, कंपनी का जो डेप्थ है वो आपको 10% डेप्थ जरूर देखने को मिलेगा। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूं तो कंपनी की जो डेप्थ है बाकी कंपनी से अगर कंपेयर करूं तो देखिए, जितने सारे पीएससी बैंक है उनमें से एक मिनिमम मतलब परसेंटेज ऑफ डेप्थ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा कहूँ तो यहाँ पे एक डेटा चेंजेस ऑब्वियसली है, मतलब एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और कंपनी का वैल्यूएशन देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम है। और तीसरी बात, कंपनी अच्छा खासा सेल्स भी जनरेट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया, जो इंडस्ट्री को भी बीट कर चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। साथ ही साथ और देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम है वो भी जबरदस्त हो रहा है और कंपनी के आरओसी में उतना खास ग्रोथ नहीं है, जो इंपॉर्टेंस भी नहीं है किसी भी बैंक्स के लिए। बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंस है रिटर्न ऑफ इक्विटी, आरओई। तो आरओई 15% के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे 22% है, तो बढ़िया देखने को मिला। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस के बेसिस में आगे बढ़ रहा है। 3,200, 4,000 और 5,000 और यहाँ पे 6,300 एक अलग लेवल का सेल्स और रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। तो इस बार क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आया नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो एक तगड़ा परफॉर्मेंस किया। आप देख सकते हैं 1,000 करोड़ से सीधा सीधा 1,400 करोड़ तक प्रॉफिट देखने को मिला। और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, इसका एनपीए 1.24% से लेकर सीधा सीधा 0.20% तक जा चुके हैं। मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी आपको ऐड कर दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के एनपीए कम हुआ और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ हाईली देखने को मिला, उस टाइम कंपनी के 26% लॉसेस है। तो इसी लॉसेस का अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे उठाने वाला हूँ, क्योंकि अच्छी कंपनी हमेशा सस्ते में खरीदना चाहिए। ये मैंने नहीं, हर इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर और वॉरेन बफेट जी से लेकर राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, तो कोई भी एक बड़े इन्वेस्टर के नाम चूज कर लीजिए, वो हमेशा एक ही बात कहेंगे कि हमेशा अच्छे कंपनी को सस्ते में खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे सिचुएशन वाइज देखूँ तो मुझे यहाँ पे इस कंपनी अच्छा देखने को मिला और यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और कंपनी का प्राइस भी अभी सस्ते में है। मैं चार्ट में आपको सारी चीज दिखाऊंगा, उससे पहले बाकी डिटेल्स को कंफर्म कर लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी का बैलेंस शीट, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, मानता हूँ कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कर्जा है। तो वो कर्जा कितना है? जस्ट 10,000 करोड़ कंपनी ने बोरिंग्स लिया। तो आप कहेंगे सर 10,000 करोड़, पहले तो आपने दिखाया कि करीबन 3 लाख करोड़ के कर्जा है। तो एक्चुअली ये कर्जा कर्जा नहीं है, एक्चुअली कंपनी खुद के लिए जो लोन लिया वो है करीबन 10,000 करोड़। तो बाकी पैसा क्या है? बाकी पैसा है कंपनी का डिपॉजिट। देखिए, डिपॉजिट भी तो कंपनी के लिए एक बोरिंग्स है, क्योंकि डिपॉजिट मान के चलिए आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, करंट में रखा और एफडी भी किया, इंश्योरेंस भी किया, ये सारे प्रोडक्ट जो बैंक के पास में आपने जमा किया पैसा, उसको तो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा। तो वही बैंक के लिए क्या बन गया? एक लाइबिलिटी बन गया, एक कर्जा बन गया। तो वही कर्जा यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट का परसेंटेज हर साल बढ़ना चाहिए। अगर डिपॉजिट कम हो रहा है तो बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि डिपॉजिट से जो आने वाला पैसा है उस पैसे से बैंक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है।
बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी देखिए हर साल खुद की इन्वेस्टमेंट को एक अलग लेवल में पहुंच चुके हैं। 78,000 करोड़ इसके इन्वेस्टमेंट है। और कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो में भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो जो डिवेंचर्स है, तो डिवेंचर्स भी इस बार पॉजिटिव देखने को मिला। और इसी कारण के वजह से इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। एक बार मन में आपको क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर इतने दिनों से तो प्रोमोटर के पास 90% 86% होल्डिंग था, इसलिए बाकी इंस्टीट्यूशन खरीद नहीं पा रहे थे, तो अभी तो माल बेचा गया, तो एफएस ने क्यों खरीदारी नहीं किया, डीएस ने क्यों किया? देखिए डीएस के अंदर है कौन, वो सबसे पहले देख लीजिए। डीएस के अंदर सबसे बड़ा माल उठाया किसने? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आप सभी जानते हैं सरकारी कोई भी बैंक हो, सरकारी कोई भी कंपनी हो, उसका ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी एलआईसी के पास होता है। तो सिचुएशन वाइज बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। अभी चलो इस कंपनी के चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं चार्ट क्या बोल रहा है। देखिए चार्ट के बारे में बात करूं, जो स्ट्रेटेजीज को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वही स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। ध्यान से स्ट्रेटेजीज को देखना। देखिए हमेशा मैं 52 वीक हाई और लो इस स्ट्रेटेजीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानता हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है तो वो कभी ना कभी गिरकर 52 लो तक आएगा ही आएगा। तो फाइनली इस सिचुएशन को वो कवराइज किया। ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, मैं आपको बैक टेस्टिंग करके अभी दिखाऊंगा। उससे पहले सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं काम कैसे करता हूँ, जब भी 52 लो को टच करता है तब मैं उस लेवल को मार्किंग करता हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट लेवल मार्किंग हो चुके हैं। और इस लेवल से मैं कहाँ तक इसको होल्ड कंटिन्यू करूंगा, जो इसका पिक लेवल है, जो इसका टॉप लेवल है, जो इसका 52 का हाई लेवल है। तो सोचिए लोअर साइड से अगर टॉप साइड देखो तो 67% का जंप होने का चांसेस है। तो ये मेरे लिए बेस्ट है। और इसी तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था। चलो एक बार मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए 2022 में सेम सिचुएशन बने। सेम सिचुएशन का मतलब क्या है, फाइनली इस जगह पे फर्स्ट सिचुएशन बना था। और इस सिचुएशन से अगर मैं टोटल पिक लेवल तक देखूं तो ओवरऑल 36% का गेन मिला 253 डेज में। तो सोचिए एक साल के अंदर अंदर अगर कंपनी ने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। उससे भी पहले एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। कोविड के टाइम में क्या हुआ, कोविड के टाइम में क्या हुआ देख लीजिए। कोविड के टाइम में कंपनी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया। चलो कोविड से पहले 2019 में हिट किया। 2019 से लेकर जो फिगर आउट देखा तो करीबन एक साल लग गया। एक साल में कितना मिला? 40%। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। एक साल में 40% मिला है। हम लोग तो निफ्टी में 12 से 15% पाने के लिए तरसते हैं। तो उसके बाद देखिए 20% का करेक्शन हुआ, 25%। अगर 30% करेक्शन होता तो और भी यहाँ पे मैं एक बार एवरेज भी कर लेता। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से सारी चीज को इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको बैक टेस्टिंग करने का मौका मिले, आपको चीजों को सीखने का मौका मिले। किसी भी कंपनी को काम करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा चीज सोच लेते हैं, सिंपल होता है सब कुछ। आपको सिर्फ वो सिंपलिसिटी में आपको वही चीज ढूंढना है जो उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस है, जो उस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए काफी है। बाकी समझदारी से काम लीजिएगा, सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।